काफ़ी लोग जो है इसको जज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको जल्दी से हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। यार वो नेशनल सिक्योरिटी क्या है? आपके नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ आर्मी से या पुलिस फोर्स से नहीं होती। जैसे आपके घर की सिक्योरिटी है, हुँ, आपके घर की सिक्योरिटी सिर्फ एक वॉचमैन से नहीं होती है। आपकी सिक्योरिटी फाइनेंशियल भी होती है कि भाई आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आप अगर आपकी डिपेंडेंस फाइनेंशियली किसी और के ऊपर है तो आप सिक्योर नहीं है, आप अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस करते। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, बहुत ज्यादा लोन है, तो आपको इनसिक्योरिटी होती है। तो उस तरीके से आपकी सोशल, इकोनॉमिक एंड डिफेंस, ये सारी चीजें जब आपकी सिक्योर होती हैं, यहाँ पे आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपके हित हैं, वो हित सारे अगर आपके जो है वो सिक्योर्ड है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी हो गई। इसलिए आप देखिए तो जैसे एफएटीएफ नाम की बॉडी है, तो एफएटीएफ नाम की बॉडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्यों बनाई गई, और टेररिज्म से क्यों डील करती है? वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेररिज्म, ताकि टेरर फाइनेंसिंग को वो मॉनिटर कर सके। तो टेररिज्म अगर होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें एक सपोर्ट होता है, भाई उसको सपोर्ट कौन दे रहा है, और सपोर्ट किस तरह का, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है। भाई अगर एक टेररिस्ट पाकिस्तान से उठ करके हिंदुस्तान आ रहा है, तो कोई ना कोई तो है ना जिसने उसको पैसे दिए हैं वो काम करने के लिए, पहला उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी, उसको गाड़ी मुहैया कराई गई होगी कि भाई वो जा सके। फिर जी, अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो उसके पास इक्विपमेंट रहे होंगे ताकि वो इवेड कर सके, डॉज कर सके जो आपके सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, उन सब सारी चीजों को। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब आप इनको काउंटर करते हैं, टेरर, जैसे आपके यहाँ पे दुनिया भर के लॉज है, एफसीआरए का लॉ है, और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के लिए कि भाई विदेशों से जो पैसा आता है वो बहुत स्क्रूटनाइज होके आता है। आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अगर आपको यूट्यूब का भी अगर आपको रेवेन्यू आ रहा है, तो वो गूगल अगर आपको 21 तारीख को भेज दे रहा है तो 21 तारीख को आपके अकाउंट में नहीं आ जाता, हुँ, वो 5-6 दिन बाद आपके अकाउंट में आता है। तो वो 5-6 दिन उसकी स्क्रीनिंग होती है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है, किसके पास जा रहा है, कितना जा रहा है। तो वो सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी इसलिए की जाती हैं ताकि इसको मॉनिटर किया सके कि इस पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं होगा, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी एनजीओ या ऐसी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं इसको यूज करती है। तो भाई जो आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का आपका एक हिस्सा है। प्लस आपके यहाँ अगर लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं आपके देश में, तो आपका जो यूथ है, आपका जो मैन पावर, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो क्यों बीमार पड़ रहा है? तो जैसे कोरोना वायरस है, जी सर। अगर बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं कोविड से, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होती है, तो गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देती है। हुँ, क्यों लगाती है? ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं, लोग इसको सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि भाई ज्यादा लोग मरेंगे तो गवर्नमेंट का वोटों का नुकसान होगा, और ये सो पॉलिटिकल एंगल से। ऐसा नहीं है, वो हो सकता है कि वो भी एक रियलिटी हो उसकी, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये भी देखती है कि जो, बिकॉज गवर्नमेंट्स तो आती जाती हैं, ठीक है बीजेपी आज है, कल कांग्रेस आएगी, बट जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम वही रहता है, सिस्टम नहीं चेंज होता। तो सिस्टम का काम ये है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करे, तो लोगों की जान, मतलब आपके आपका हेल्थ सेक्टर भी उसका एक हिस्सा है। तो इस तरह के बहुत सारी, बहुत वाइड नेशनल सिक्योरिटी का एक एरिया हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो आज की गवर्नमेंट है वो थोड़ी ज्यादा प्रैग्मेटिक है, थोड़ी ज्यादा फ्रंट फुट पे खेलती है इन मुद्दों को लेकर के। पहले की जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी लथार्जिक थी, वो उतनी हुँ, सीरियस नहीं थी इन इश्यूज को लेकर के। तो इसीलिए अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद नेशनल सिक्योरिटी मेन स्ट्रीम का एक डिस्कशन हुआ है। 2014 तक आप देखें, नेशनल सिक्योरिटी कोई इशू नहीं था, बॉम्बे हो जाता था, नो बडी गेव अ डैम, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स। आज कुछ होता है तो पीपल आर वेरी, पीपल डिमांड की हमको वी वांट जस्टिस, इसका कोई जी रिस्पॉन्स सर। होना चाहिए। 2014 में जब का 26/11 का हमला हुआ, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया वाज कंप्लिसेंट विद द गवर्नमेंट कि इस चीज को, सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। जी सर। हम्म। सर, हमने जैसे आपने अभी कहा कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ प्रैग्मैटिक है, तो क्या बाहर का जो वर्ल्ड है, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, उनका भी परसेप्शन चेंज हुआ है इंडिया के बारे में? बिल्कुल चेंज हुआ है। अगर आपके एक प्राइम मिनिस्टर को अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दो ऐसी कंट्रीज देती हैं जो कि आपके जो, आपका जो स्टॉन्च एनिमी है उसके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। आपको भी पता है कि दाऊद इब्राहिम जैसे टेररिस्ट को उन्होंने अपने यहाँ पे रहने की परमिशन दी थी, उसको सिक्योरिटी स्टेट ने प्रोवाइड की थी। दाऊद इब्राहिम की सिक्योरिटी वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी की एंट्री नहीं थी।
तो इस लेवल पे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे आपने ब्रेक थ्रू किया कि भाई यू हैव बी दिस गवर्नमेंट हैज बीन एबल कि यार हम यूएई से भी हमने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लिया, सऊदी अरेबिया से भी लिया, हुँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग की, देयर हैव बीन टेररिस्ट जिनको कि जो पाकिस्तान के आईएसआई ट्रेन टेररिस्ट थे जो कि सेफ हेवन समझ के रहा करते थे सऊदी अरेबिया में, उनको हैंडओवर किया इंडिया को। सऊदी अरेबिया ने, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज अनथिंकेबल बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट की शायद जरा जरा वो ये करते कि भाई वो मना कर देते कि नहीं हम इनको आप ले जाओ वापस, बल्कि उनको वापस भेजने के बजाय उन्होंने इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कॉपरेशन है ये इतना इस गवर्नमेंट में फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पे ये बहुत बड़ी सक्सेस है। आप देखें तो हमारा अप्रोच बढ़ा है डिप्लोमेटिक। मोदी हैज ट्रेवल्ड, जिस लोग मजाक भी उड़ाते थे कि कि ही ट्रेवल सो मच, ठीक है। तो अब भाई आप सोचे कि अगर एक पॉलिटिकल पार्ट, एक गवर्नमेंट का जो लीडर है वो अगर आपकी डिप्लोमेटिक रीच को इंक्रीज कर रहा है, लोगों को उससे ऑब्जेक्शन है, लोग उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये काम क्यों कर रहा है ज्यादा, ठीक है। जी सर। मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बट कहीं ना कहीं और देयर हैव बीन थिंग्स डन बाय द करंट गवर्नमेंट जिससे मैं एग्री नहीं करता। आई हुँ, थिंक यार थिंग्स कुड हैव बीन डेल्ट डिफरेंटली, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, तभी तो इनको भाई लोगों की सीट्स जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों की सीट्स कम होती हैं। हुँ, मोदी गवर्नमेंट हैज इंक्रीज देयर सीट्स। तो कहीं ना यस, कहीं ट्रू। लोगों के अंदर भी ये भरोसा है कि यार उन्होंने चेंज देखा है, उन्होंने एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा है जो कि डिप्लोमेटिकली हो, डोमेस्टिकली हो, हर चीज के ऊपर ही हैज बीन वेरी एक्टिव, एंड वट एवर ही डज विद अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड पैशन। कि अगर वो फॉरेन भी जा रहा है तो ही डजंट वेस्ट हिज टाइम। अगर आप कोई ऐसे जर्नलिस्ट से बात करें जो कि विदेशों में कवर करते हैं विजिट्स को, तो वो आपको बताएंगे कि ही डजंट गोज ऑन वेकेशंस। ऐसा नहीं कि वो जा करके वहां पे वो अमेरिका और यूरोप में जा करके छुट्टियां मनाता है। डिप्लोमेटिक स्टाफ की हालत खराब रहती है, इतनी मीटिंग्स, इतनी एंगेजमेंट्स, और एक्चुअली यही सारी वो चीजें हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि भाई उन्होंने ये कह दिया कि भाई जिसको जाना है अपने खर्चे पे जाओ, सरकार नहीं लेके जाएगी, हुँ, ठीक है। अगर मोदी अमेरिका जा रहा है तो सिर्फ जो स्टेट ओन्ड दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो, सिर्फ इनके ही रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर के एयर इंडिया वन में जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। बाकी आप अपने खर्चे पे आओ प्राइवेट चैनल्स। अब इनकी आदत थी कि नहीं। और आपको मैं बताता हूँ, एक प्रेस रूम बना करता था जिस भी होटल में प्राइम मिनिस्टर रुकते थे, उस होटल में प्रेस रूम बनता था। उस प्रेस रूम में 24 घंटे 24x7 फ्री की दारू, फ्री का खाना, एवरीथिंग यूज टू बी फ्री। तो ये जो पूरा एंटोराज जाता था ये प्राइवेट जर्नलिस्ट का, मैं ऐसे जर्नलिस्ट यहाँ दिल्ली में लटियन से बैठे हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड टूर कर लिए हैं भाई, 50-55 देश घूम लिए उन्होंने, और फ्री में गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो जी सर। उन्होंने ये सारी चीजें बंद करनी है। तो जिनको इससे तकलीफ हुई है वो कंप्लेन करते हैं, बाकी कोई कंप्लेन नहीं करता है। somebody who was not beneficiary of all these perks and privileges, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो तारीफ करते हैं। और अगर आप देखें तो एफएटीएफ में जिस तरह से सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करा, हुँ, ठीक है। नाउ पाकिस्तान होल डिप्लोमेसी इज लिमिटेड टू टर्की एंड मलेशिया। यस सर। टर्की एंड मलेशिया के अलावा पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेटिक कहीं कोई सपोर्ट है ही नहीं दुनिया में। तो वो इस नहज पे ले आया। पहले वो ओआईसी में दबदबा था पाकिस्तान का, पाकिस्तान यूज टू डिसाइड कि ओआईसी में क्या होगा, और उसी ओआईसी में सुषमा स्वराज को बुला करके बिठाया और उनसे स्पीच दिलवाई। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो उठ के चले गए, कह कि यार चले जाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता, बस सुषमा स्वराज विल स्पीक। तो यार अब जी, आपको इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए था सक्सेस? और 6 साल हुए, 6 साल में यार अब आप उससे क्या और एक्सपेक्ट करते हो? जी सर, जी। सर, जैसे अभी आपने एक स्टोरी बताई, जो कैमरा रूम होता था उनके लिए, प्रेस रूम। रिपोर्टर्स के लिए, प्रेस रूम होता था रिपोर्टर्स के लिए। तो ऐसी ही हमने आपकी वीडियोज़ में और भी काफ़ी स्टोरीज़ सुनी है, काफ़ी आपने खुलासे करे हैं उन वीडियोज़ के अंदर। तो सर ये पहले और जो जो कि काफ़ी बड़े इंसिडेंट्स थे अपने आप में। अब इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर जो रॉके एक ऑपरेशन का खुलासा कर दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। तो सर ये बातें पहले सामने क्यों नहीं आई? ये काफ़ी बड़े इंसिडेंट्स थे हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये पहले क्यों नहीं सामने आया सर? देखिए बात ये है कि आप जब आपने माहौल ही कभी इंडिया में ऐसा बनाया नहीं।
मेन स्ट्रीम आज आप देखें किसी भी न्यूज चैनल में आप देख लें, उनके पहली बात तो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को कवर कर, जो जर्नलिस्ट, डेडिकेटेड जर्नलिस्ट कोई जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स ही कवर करता हो, वैसे चैनल्स ही बहुत कम है, एक दो हैं जिनमें एडिटर है या कंसल्टिंग एडिटर है जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के लिए ही हायर किए गए हैं। रिपोर्टर्स ज्यादातर जो भी चैनल्स हैं उनके पास डिफेंस का रिपोर्टर है, वो भी किसी भी चैनल में एक से ज्यादा नहीं है, हर चैनल के पास एक। तो आपके यहाँ तो मीडिया का जो पूरा, और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट तो आप देख ले 99% पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है। तो आपके यहाँ पे वो माहौल ही नहीं था। जब आप एक, मतलब पूरे दिल्ली का आप मीडिया उठा लो, आपको 5 जर्नलिस्ट मिलेंगे जो कि नेशनल सिक्योरिटी और ये स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, सीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो करते होंगे। अभी भी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इंडियन आर्मी का वो एक वो दे देते हैं उनको, देयर इज अ टर्म इन मीडिया, तो वो उनको नॉर्थ ब्लॉक में दे देते हैं कि भाई आप होम मिनिस्ट्री कवर करते हैं तो फिर इंडियन या डिफेंस मिनिस्ट्री भी वहीं बगल में, आप ही अब आप कवर करेंगे कि भाई वहां क्या हो रहा है। तो ज्यादातर आपको इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई कितनी खबरें मिलती हैं। कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट ना हो तो क्या मीडिया कोई चीज कवर करता है? हार्डली एक आध दो न्यूज कवर करते हैं, वो भी पूरे महीने में, अदरवाइज कवर ही नहीं करते। तो आपके यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं था, तो वो चीज सामने कैसे आएगी? उसके बाद बेचारे के पास 10 मिनट का टाइम फ्रेम, कोई इंसिडेंट हो गया तो उस बेचारे को तो फ्रेम में ले भी लेते थे टेलीविजन के, वरना वो जर्नलिस्ट तो खाली ही है, उसको तो कभी फ्रेम में एयर टाइम ही नहीं मिलता। जी तो सर। तो जब आप उसको टाइम ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से वो खबरें आएंगी? और मीडिया जो है वो सीरियस ही नहीं थी। डिफेंसिव ऑफेंस, मैं ये मानता हूँ कि डिफेंसिव ऑफेंस आने के बाद थोड़ा इंडिया में हमने जो, हमारी जो थोड़ी बहुत जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इतनी कि हमने थोड़ा स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को, जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा मेन स्ट्रीम और आम आवाम जो बोलते हैं कि आम जनता के, उनके जो उनकी भाषा में उनको समझाना शुरू किया। तो अब लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो वो उससे इंस्पायर हुए हैं या मोटिवेट हुए हैं, उनको लगा कि नहीं, हम ये चीज भी करके सक्सेसफुली हम चला सकते हैं, तो अब उन्होंने करना शुरू किया है। सो अब आई वॉज गिवन अ ऑफर बाय अ न्यूज चैनल कि भाई आप हमारे लिए जो आप डिफेंसिव ऑफेंसिव प्रोग्राम करते हैं वो आज हमारे लिए करें। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार फिर वही होगा कि तुम मुझे हायर तो कर लोगे और फिर फ्रीडम तो रहती नहीं है काम करने की, आप मुझे एयर टाइम ही नहीं एग्जैक्टली। दोगे। अभी तो क्या है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये सिचुएशन है, ये चीज लोगों को मालूम होनी चाहिए, लोगों को इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मैं बना करके डाल देता हूँ, लोग देखते हैं। आप हमको वो फ्रीडम दोगे नहीं, तो मैं क्यों जाऊंगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आई रिफ्यूज टू गो देयर। तो बिकॉज मेरा कोई पैशन नहीं, अगर आप देखें तो हाल फिलहाल के कुछ वीडियोस में मैं आने भी लग गया हूँ, वरना 90% वीडियोस में तो मैं खुद होता भी नहीं हूँ, मैं ऑलवेज आई एम ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा। यस सर। हाँ। तो मुझे कोई शौक भी नहीं है कि नहीं यार मुझे एयर टाइम मिलना चाहिए, मेरी शक्ल सबको दिखनी चाहिए। और इतना कोई खूबसूरत हूं भी नहीं मैं। तो ले दे करके बात यही है कि वो चीजें मेन स्ट्रीम में तभी आएंगी जब आप इन मुद्दों को आप मेन स्ट्रीम करेंगे। तो हम वो काम कर रहे हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, तो धीरे धीरे वो कल्चर चेंज होगा और एक टाइम आएगा कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी। जी सर, वी होप कि जल्दी आए ये सब चीजें। हम्म। ऑल्सो सर, एक और टर्म है नॉन कन्वेंशनल वारफेयर। ये भी हम काफी बार सुनते हैं, तो इसको आप प्लीज थोड़ा एलेबोरेट कर देंगे, और क्या ये ज्यादा डेंजरस है कन्वेंशनल वारफेयर से? यार तो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर एक्चुअली सबसे ज्यादा डेंजरस है। हम्म। बिकॉज उसका रीजन ये है कि अ, आप जब आप टैंक से लड़ाई लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई बड़ी महंगी होती है। उसमें मिसाइल्स का, अगर आप चले जाए, आप ऑनलाइन चेक करें तो एक एक मिसाइल की प्राइसिंग करोड़ों में आती है। आप जो आपके गोले यूज होते हैं उनके वो, मतलब एंड देर इज मतलब उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है आपको, फाइनेंशियल भी और लाइफ भी बहुत ज्यादा आपकी लूज होती है। आप अगर आज पाकिस्तान से, अगर या चाइना के साथ आज जब वॉर करते हैं तो हजारों की तादाद में तो आपके लोग मरते हैं, भले ही आप उनको डिफीट करें, बट आपकी जो लाइफ्स हैं वो भी तो लूज होंगी ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी। बांग्लादेश की वॉर हुई थी तो क्या हमारे इंडियन सोल्जर्स नहीं मरे थे? बिल्कुल मरे थे। तो अ, ये जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है, इसमें ये चीज होता है कि भाई आप, यू डोंट हैव टू फायर अ सिंगल शॉट। आप खुद एक गोली भी नहीं चला रहे हो, और आपका जो दुश्मन है उसके देश में आपने आग लगा दी है, उसको फाइनेंशियली, सोशली, हर तरीके से आपने डिस्टेबलाइज कर दिया है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो हालत है वो क्या है? इंडिया से कोई वॉर नहीं चल रही है, अफगानिस्तान से उनकी कोई वॉर नहीं चल रही है, ईरान से कोई वॉर नहीं चल रही, बट अंदर से वो जो पूरा देश है, वो पूरा देश हिला हुआ है।
इट्स लाइक अ जेली, वो मेल्ट डाउन भी नहीं हो रहा है लेकिन वो स्टेबल भी नहीं है, इट इज जस्ट शेकिंग लाइक अ जेली। तो वो जो चीज है ना, ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये सिचुएशन आ जाती है कि आपको इकोनॉमिकली, आपको सोशली इतना कमजोर कर दिया जाता है। आपके यहाँ पे जैसे आप देखें अभी इंडिया में जो शाहीन बाग में जो पूरा तमाशा चला पूरा ऑलमोस्ट एक साल के करीब, जी सर, वो तो कोविड आ गया तो वो खत्म हो गया, वरना वो तमाशा आज भी चल रहा होता। तो बिल्कुल। हाँ, उसके नाम पे आपके इंडिया में कितने शहरों में दंगे हुए, कितने लोग मरे, और वो सब कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे हुआ, उसके लिए दुनिया भर में एक माहौल बनाया गया। ठीक है, आपके ही लोगों को आपके ही खिलाफ यूज किया गया। और आपने कहीं पे भी जो भी जिन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया, अगर आपने उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया, तो उसके लिए न्यूज आर्टिकल्स, उसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स, टर्की से बैठ के, कतर में बैठ के और दुनिया भर की कंट्रीज में बैठ करके जो पाकिस्तानी एजेंसीज थी उन्होंने उनको पंप अप किया कि भाई आप इसके बारे में लिखें कि ये जो है जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है पीसफुल प्रोटेस्टर्स को। जबकि बताइए सीएए में कहाँ लिखा था कि आप किसी की भी नागरिकता छीन सकते हो? वो नागरिकता देने का कानून था। ठीक जी है, सर। लेकिन बिल्कुल उसका अपोजिट, मतलब नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बना करके प्रेजेंट किया गया, एक पूरी कम्युनिटी को खड़ा किया गया, उससे प्रोटेस्ट कराए गए, उससे दंगे करवाए गए। तो वो जो पूरा माहौल, अगर वो तो आप कहिए कि यूपी में जो है वो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरे पैसे रिकवर कर लिए, जब उन्होंने पैसे रिकवर करने शुरू किए तो दंगे अपने आप बंद हो गए। जी, बाकी आप जितने भी स्टेट्स आप वहां पे देख लें कि गुजरात में कितनी हालत खराब थी, कितने वहां लोग मरे। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो इसी तरीके से होती है कि आपकी कंट्री, आपके यहाँ पे जैसा कि अब पाकिस्तान इंडिया में फेक करेंसी सप्लाई करता है। तो फेक करेंसीज आप सप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डैमेज होती है उससे। तो इसमें कोई गोली नहीं चल रही, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे डिवाइड, सोशल डिवाइड्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर उन डिवाइड्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपके ही लोगों को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके नतीजे में जो चीज होती है वो ये होती है कि जैसे आप बांग्लादेश देखें, हुँ, बांग्लादेश का जो पूरा था, इट वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर, द वे इट स्टार्टेड। पाकिस्तान आर्मी की ज्यादतियां हुई बाद में जिसकी वजह से इंडिया को उसमें मिलिटरीली इंटरवीन करना पड़ा, बट बांग्लादेश वाज द कंप्लीट आरएनएडब्ल्यू ऑपरेशन। और अब तो मतलब मैं ऐसी कोई चीज रिवील नहीं कर रहा हूँ, लॉट ऑफ फॉर्मर चीफ्स एंड सीनियर स्पेशल डायरेक्टर्स एंड दे हैव मेड देयर कमेंट्स कि हाँ इट वाज अ स्पेशल ऑपरेशन ऑफ आरएनएडब्ल्यू। तो पूरा का पूरा वो ऑपरेशन तो आरएनएडब्ल्यू का था, जब सिचुएशन, जब पाकिस्तान आर्मी ने 3 मिलियन लोग मार दिए अपने, और जब एकदम इन्फ्लक्स शुरू हो गया वहां से बंगालियों का अंदर आना, तो उसके बाद इंडियन मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ा। अदरवाइज द प्लान वाज वेरी डिफरेंट, द प्लान वाज नॉट टू इंटरवीन मिलिटरीली। वो तो उस नए से पाकिस्तान खुद ले आया कि इंडियन आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ा। सो दीज आर द वेज। आप देखें अमेरिका जैसे देश है, वो शियाओं को सुन्नियों से लड़ा देते हैं मिडिल ईस्ट में, शेखों को शेखों से लड़ा देते हैं, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से लड़ा देते हैं, ऑल बेस्ड ऑन लाइज, प्रोपेगेंडा एंड ऑल यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर, वो खुद वहां आते भी नहीं है, वहां पर कदम भी नहीं रखते वो, और आग लग जाती है देशों में। तो कहीं ना कहीं जी ये सर। चीजें फिर आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो दैट इज वाई इन टुडेज टाइम एंड एरा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू स्टार्ट रीडिंग एंड इंटरनेट पे आप देख लेते हैं कोई चीज और उस पर देख करके आप इतना प्रोवोक हो जाते हैं कि आप जाते हैं फेसबुक ऑफिस जला देते हैं, वहां पे आप तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो आप जरा ये भी तो पता करें ना कि भाई इसके पीछे कौन है, क्या इसके पीछे रियलिटी क्या है। झूठ के ऊपर दंगे हो जाते हैं। तो ये सारी ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर व्हिच इज वेरी डेंजरस। तो सर जैसे अभी आपने ये सब हमको एक्सप्लेन करा कि पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस है और ये सब, तो क्या अब टाइम आ गया है कि हमें भी ये सारे टैक्टिक्स वापस अब शुरू करनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और जो उनकी फॉल्ट लाइंस जो हैं, उनको अब हमें स्टार्ट करना चाहिए एक्सप्लॉइट करना? यार देखो बात ये है ना कि हमें करना तो चाहिए, और आई डोंट नो अगर हम करते भी होंगे, आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गवर्नमेंट को भी पता है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल विल। आज से आपके यहाँ तो ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जिन्होंने अपने एजेंट्स के नाम शेयर किए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, आपके यहाँ पे वो भी सरकारें गई हैं, यस। और हजारों की तादाद में आपके अपने एजेंट्स जो पाकिस्तान में थे उनको मारा गया। और खुद प्राइम मिनिस्टर ने शेयर किया, ऐसा भी नहीं कि किसी ने लीक कर दिया हो, किसी ने बेच दिया हो। तो आपके यहाँ तो इस तरह की गवर्नमेंट्स नहीं है।
आई मीन द करंट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट जो ये काम कर सकती है। आई डोंट हैव एनी होप इन कांग्रेस। कांग्रेस ने तो बड़े बड़े कारनामे किए, एंड और कोई पार्टी गवर्नमेंट आनी नहीं है। सो द करंट गवर्नमेंट कैन डू इट, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ये गवर्नमेंट करेगी भी। सर गवर्नमेंट तो बाहर के जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनसे लड़ सकती है, पर थोड़ा एक सिटीजन का भी थोड़ा एक काम होता है। तो सर हमने एक नई चीज आजकल देखनी शुरू करी है कि लोग ये बिलीव नहीं करना चाहते कि थ्रेट प्रेजेंट है। जो कश्मीरियों के साथ हुआ, मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ और जो मेवात में जो कुछ हुआ, वो उनके साथ नहीं हो सकता है, वो ये बिलीव करते हैं सर। एक फाल्स बबल में सर वो रह रहे हैं, तो वो बबल कैसे हम फोड़े, उनकी आंखें सर हम कैसे खोलें? देखिए, ये तो तभी होगा ना जब आपकी आप कोई एक ऐसी बॉडी बनाते हैं जो उनको काउंटर कर सके। अब आप देखें पाकिस्तान में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के पास एक आईएसपीआर नाम की एक बॉडी है जो कि बहुत सारे काम करती है, बट जो काम सबसे ज्यादा आपको और हमको दिखाई देता है आंखों के सामने, वो क्या है? वो नैरेटिव सेट करते हैं। वो एक झूठ पे, बिकॉज पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल स्टेट। तो अब वो आर्टिफिशियल स्टेट को चलाने के लिए आपको प्रोपेगेंडा चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा चाहिए, और वो प्रोपेगेंडा फीड होते रहना चाहिए। हम्म उसका फ्लो रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक पूरी बॉडी बनाई है आईएसपीआर नाम की। अभी लास्ट मंथ आपके यहाँ पे इंडिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर के एक आर्मी ने एक पोजीशन बनाई, गवर्नमेंट ने, और एक मेजर जनरल को उसका चीफ बनाया कि नहीं अब ये देखेंगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आईएसपीआर के पास दशकों का एक्सपीरियंस है। आईएसपीआर हैज द एक्सपीरियंस ऑफ डेकेड्स। आपने एक नई बॉडी तो बना दी है, बट विल इट बी एबल टू काउंटर द, बिकॉज आईएसपीआर सिर्फ एक्सटर्नली नहीं करती है, वो इंटरनली बहुत ज्यादा काम करती है। 70% आईएसपीआर का 80% काम इंटरनली होता है। बाहर का काम उनका 10-20% ही है। तो कोई आपकी ऐसी बॉडी है, जब आपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बनाई है, तो क्या आप उसको ये अथॉरिटी देंगे? बिकॉज इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज से डरती हैं। स्पेशली जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी इस चीज से बहुत डरती है कि पावर ऑफ नैरेटिव आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप दे दें। वो खुद के आईटी सेल बना के बैठे हैं नैरेटिव सर्च करने के लिए, बट वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी नहीं देना चाहते कि वो नैरेटिव सेट कर सके। तो बिकॉज उनको हमेशा ये डर रहता है कि अगर इनको नैरेटिव सेट करने की पावर दे दी, तो हो सकता है कल को ये हमारे अगेंस्ट यूज हो जाए। तो ये जो डर है ना, ये उनके दिमाग में ब्यूरोक्रेसी बिठाती है। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार हम जो है, वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल, एंड ओनली वी कैन डिसाइड कि कौन क्या करेगा और क्या नैरेटिव। कल को अगर इन्होंने हमारे खिलाफ कोई नैरेटिव बना दिया, तो इससे डर डर के तो यार जो नई बॉडी भी बनी है, आई डोंट नो कि वो उसको कितनी अथॉरिटीज ये गवर्नमेंट देगी, और डोमेस्टिक उनको देगी या नहीं देगी, या सिर्फ एक्सटर्नल ही देगी। जो कि मुझे लगता है कि शायद सिर्फ एक्सटर्नल ही देंगे। अगर इंटरनल दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक कि कोई भी गवर्नमेंट ये काम करेगी, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत श्रूड है इंडिया की, बहुत श्रूड है। वो ये काम होने नहीं देगी। सर आपने ब्यूरोक्रेसी की बात करी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको कह चुके हैं कि मेरा 5 साल तो ब्यूरोक्रेट्स ने ही बर्बाद कर दिया। हम्म। और ये भी बात हम सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट चाहे तो 6-7 महीने तो वो उन ऑफिस के अंदर ही फाइल को घुमा सकता है। सर हाँ इसको इंडिया कैसे टैकल कर सकता है एज अ कंट्री? वी हाउ कैन वी मैनेज दैट? यार देखिए, इसको ना इंडिया, इसको कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ही टैकल कर सकती है। एंड जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। आज से 5 साल 6 साल पहले यहाँ पे जो ये सेक्रेटरी लेवल के जितने भी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, वो दिन भर में, वो सुबह आते थे गोल्फ कोर्सेज में, ठीक है, दिल्ली जिमखाना में, यहाँ वहाँ सुबह आते थे, ब्रेकफास्ट गोल्फ कोर्स में करते थे, दिन भर गोल्फ खेलते थे, दोपहर में जा करके 2 घंटा 1 घंटे की पावर नैप लेते थे, फिर आते थे, फिर गोल्फ खेलते थे, शाम को घर चले जाते थे। एंड दीज यूज टू बी सीनियर आईएएस पीपल, मतलब जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्रीज में पोस्टेड थे, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अटैचमेंट उनकी थी, वो ये काम करते थे। तो मोदी ने सबसे पहले तो आज की डेट में पिछले 6 साल में एक बंदा बता दे कि मैंने 6 साल में एक दिन गोल्फ खेला है, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। पहली चीज। दूसरी, उन्होंने बहुत सारी जो उनकी जो उनकी जो काम था, उन्होंने काम बढ़ा दिया। अब आप जी। देखें, जापान के साथ हमारा से जो बुलेट ट्रेन के लिए जो हमारा एग्रीमेंट हुआ शिंजो आबे के साथ, और
मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा काम करा है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर का काम यही होता था कि वो बस घूमता रहता था और इनके साथ हाथ मिलाओ, वहां पे ये समिट, वहां पे वो समिट। बायलैटरली भी काम ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स करते थे। प्राइम मिनिस्टर्स एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एडवाइजरी रोल में ही हुआ करते थे। आज की डेट में ये सिचुएशन है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज द लीड। जी तो अगर आप उनको इतना टेम कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को, तो आप चाहें तो उनको थोड़ा और भी टेम कर सकते हैं। एंड ये अगर आप मोदी गवर्नमेंट की अगर आप जो ये सेकंड टर्म है अगर आप देखें, तो जो इतने बड़े बड़े डिसीजन इन्होंने लिए हैं, ये इस चीज का सिग्नल है कि ब्यूरोक्रेसी की नहीं सुनी गई। ब्यूरोक्रेसी कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप 370 हटा दो। जी सर। ब्यूरोक्रेसी कभी सजेस्ट नहीं करती कि भाई आप अगर राम मंदिर का अगर मुद्दा है अगर, तो आप इसके ऊपर कोई स्टैंड ले या कुछ करे, या जो भी, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो हमेशा इन चीजों से आपको रोकती है, कोई भी डेंजरस या कोई भी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज सिर्फ काम उनको करना पड़ता है। अब इस देश में करोड़ों की तादाद में गैस सिलेंडर सप्लाई किए गए, ठीक है। इस देश में करोड़ों की तादाद में जो है बाथरूम्स बनवाए गए। इस देश में करोड़ों की तादाद में जो है गरीबों को घर दिया जा रहा है। यस सर। तो ये सारे काम 6 साल में अगर एक गवर्नमेंट ने किए, तो उसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है और ब्यूरोक्रेसी से काम कराया जा रहा है। तो क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्कीम्स हैं, ये नरेंद्र मोदी की स्कीम्स थी। जी उन्होंने सर। कहा कि भाई मुझे ऐसा करना है, मुझे डिमोनेटाइजेशन करना है। ब्यूरोक्रेट्स, भाई आप तो उनका काम बढ़ा रहे हो ना, भाई उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, कैश फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, फिर सारे लॉ एंड ऑर्डर उनको देखना पड़ेगा, वो सारी चीजें। बट उन्होंने काम दिया और इन्होंने करा है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती थी, बट ब्यूरोक्रेसी से पहले काम कराया नहीं जा रहा था, अब कराया जा रहा है। अब उसको जाहिर सी बात है कि भाई आप उनके 6 साल ही हुए हैं, 6 साल में आप कितने रिफॉर्म्स चाहते हैं, आप कितने चेंजेस चाहते हैं। आपको जीएसटी लॉज भी उसने लाके दे दिए। तो और ये सारे वो इश्यूज हैं जिनको माना जाता था कि यार ये काम बीजेपी कभी नहीं करेगी, बिकॉज अगर ये काम बीजेपी कर देती है तो फिर बीजेपी सियासत किस पे करेगी। जी सर। ये नैरेटिव था, और उन्होंने सारे काम कर दिए। उन्होंने कश्मीर इशू भी खत्म कर दिया, उन्होंने राम मंदिर इशू भी खत्म कर दिया, जिनको एलेज करते थे लोग कि भाई ये तो बीजेपी के वो इश्यूज है जिनको बीजेपी हमेशा चाहेगी कि ना रिजॉल्व हो, ताकि इनके नाम पे हमारी सियासत चलती रहे। उसने वो सारे इश्यूज खत्म कर दिए। गरीबों को जो एक रीजनल पार्टीज की मोनोपोली थी कि गरीबों की बात सिर्फ रीजनल पार्टीज करेंगी, या कांग्रेस टाइप जो पार्टीज वो लीन टुवर्ड्स सोशलिज्म, वो करेंगी। हुँ। वो काम भी उसने जो है वो करके दिया कि भाई गरीबों के लिए ये सारी चीजें की। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सर हमने काफ़ी बार सुना है जो लुटियंस मीडिया है वो कहती थी कि बीजेपी की सियासत जो है वो 4 पिलर्स पर टिकी हुई है जिसमें एक राम मंदिर है, एक आपका यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है और एक 370 है। तो वो सब अब उससे आगे हम बढ़ चुके हैं। तो सर अगला क्वेश्चन मैं लाना चाहता था कि अभी हमने ये सब बात करी, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा, तो आपके हिसाब से अभी इंडिया के लिए सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? देखिए, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो तो एक तो देखिए, पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेन अ थ्रेट, कि मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, जो इंटरनल जो आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, अ, आपके यहाँ पे एजुकेटेड यूथ, आपके यहाँ का एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का, वो सीरिया गया लड़ने के लिए, आईसिस के लिए। और हमारे जो रक्षा मंत्री इस समय है राजनाथ सिंह, उस समय वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि भाई इंडिया से जो है कोई यूथ नहीं गया। आपको पता है इंडिया से ज्यादा लड़के गए थे बनिस्बत एनी अदर कंट्री आफ्टर बांग्लादेश, ठीक है। साउथ से, हैदराबाद से, केरला से, महाराष्ट्र से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कॉल सेंटर्स में जॉब करने वाले लड़के, अलग अलग टेक्निकल टीसीएस में के एम्प्लॉयज थे, वो गए थे। मतलब एजुकेटेड यूथ आपके यहाँ, यानी कि आपके यहाँ पे रेडिकलाइजेशन इतना बढ़ाया गया है। हैदराबाद पुलिस ने फेक आईसिस की वेबसाइट बनाई, ठीक है। और आईसिस के नाम से उन्होंने हैंडल्स बनाए, ताकि ये ट्रैप करने के लिए कि भाई कितने यूथ है जो पोटेंशियली इंटरेस्टेड है जाने के लिए, जो जा सकते हैं। जी उन्होंने सर। दर्जनों गिरफ्तारियां करी, और उसके ऊपर दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने इतना हो हल्ला मचाया कि भाई आप तो फंसा रहे हो लोगों को। भाई वो फंसा नहीं रहे हैं, वो आपके यहाँ से वो ढूंढ के, वो बहुत ही इनोवेटिव और बहुत अच्छा तरीका उन्होंने निकाला था कि भाई ऐसे कौन से बंदे हैं जो जा सकते हैं, जो जा सकते हैं उनको पहले ही पकड़ लो। ना कि वो जी सर। जाएं, जा करके लड़े और फिर लड़ करके वापस भी आ जाएं। जिस तरह की कनाडा व जैसी कंट्रीज में ये हुआ कि भाई वापस आए आईसिस में लड़ करके, जो वाइफ्स थी जो गई थी, जो आईसिस फाइटर्स की वाइफ्स बने जो लड़कियां गई थी, उनको रिहेबिलिटेट किया गया, वापस आज वो सोसाइटी में रह रहे हैं। इमेजिन कि जो
सीरिया में आईसिस के लिए लड़ रहा था, आज की डेट में वो कनाडा में किसी इंडियन का नेबर होगा, किसी सभ्य परिवार का नेबर होगा, वो उसके पड़ोस में रह रहा होगा। यानी कि ऐसा थोड़ी कि जब तक आईसिस वहां पे लड़ रही तब तक वो रेडिकलाइज था, वो वापस चूंकि कनाडा आ गया तो अब वो सेक्युलर और लिबरल हो गया है। वो सेम चीज इंडिया में है कि इंडिया में रेडिकलाइजेशन आपका बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर आपने देखा हो तो शाहीन बाग में जो हुआ है वो उस रेडिकलाइजेशन का एक, और ये जो रेडिकलाइजेशन का और प्लस उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बैठा है कम्युनिस्ट का, ठीक है, और ये कोई अलायंस आज का नहीं है, हुँ, ठीक है? ये अलायंस कोई आज का नहीं है। अगर लोगों को नहीं याद हो तो जिन्ना को सपोर्ट कर आइडिया ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अधिकारी कमीशन बनाया, अधिकारी कमीशन ने रिकमेंड करा कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए, एंड दिस वाज द कमीशन सेटअप बाय द कम्युनिस्ट। तो ये तो पुराने पापी हैं, ये 1947 से लेकर के ये आज तक सिर्फ और सिर्फ जो रेडिकलाइजेशन है उनको सपोर्ट करते हैं, जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस होंगी उनको सपोर्ट करेंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है और सबसे बड़ी चीज है कि भाई ये जो लेफ्ट विंग के हैं, ये आज की डेट में आपके मीडिया पे छाए हुए हैं सारे। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जी जिसको सर। लेटियंस मीडिया कहते हैं, ये रहते सारे पंचशील में। रहना किसी ने वो हो ची मिन की तरह इन्होंने झोपड़ी में नहीं रहना, इन्होंने रहना पंचशील में है, मर्सिडीज चलानी है। एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनकी वाइफ, मैं यहाँ दिल्ली खान मार्केट में एक बुक शॉप है तो मैं वहां गया था, मुझे किताब लेनी थी, मैं वहां गया, वो आई और वो गाड़ी से उतरी, शी वॉज ट्रेवलिंग इन मर्सिडीज यार। और उनके हस्बैंड जो है वो एम्बेसडर से चलते हैं, कम्युनिस्ट लीडर हैं तो वो एम्बेसडर से चलते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत बहुत जमीनी लोग हैं, हम हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। बीवी तुम्हारी मर्सिडीज में घूम रही है, बच्चे तुम्हारे विदेशों में पढ़ते हैं, हॉलीडेज तुम्हारे बच्चे ग्रीस और हर जगह करते हैं। मतलब ये, और तुम दुनिया के सामने एम्बेसडर से घूम रहे हो दिखाने के लिए, और वो गरीबों के मसीहा बने हुए हो कि भाई हम इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप जाके देख लेना, ये जितने ओवैसी ओवैसी हैं, दीज गाइस आर बिलियनियर्स। इनके पास इनके मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके पास दुनिया भर की प्रॉपर्टीज हैं, मामूली पैसा है इनके पास। और, और गरीबों के बच्चों को बोलते हैं कि जाओ तुम पत्थर फेंको, जाओ तुम दंगे करो। असद ओवैसी अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलता कि राम मंदिर के लिए जाकर के एजिटेशन करे, ठीक है? जी सर। सड़क पे वो अपने बच्चे को तो नहीं भेजता। गरीब के बच्चे तुमने मरवाने हैं, और फिर जब गरीब का बच्चा मर जाएगा तो एक शहीद तैयार हो गया, अब उस शहीद के ऊपर तुम्हें सियासत करनी है। जब तुम खड़े हो, आप देखे कि शाहीन बाग में खड़ा होकर के वो शर्जील इमाम ने बोला नहीं कि हम चिकन नेक को काट देंगे, जी सर। ठीक है, इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे। और उसको उसके डिफेंड में, उसको डिफेंड करते हुए द वायर ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा, और द वायर ने आर्टिकल लिख करके उसने बताया कि वो कितना पढ़ा लिखा है और यूरोप में कहाँ से उसने डिग्री ली है और कितना बड़ा इंसान है, और इंडिया उसके साथ जो कर रही है वो बहुत गलत है, अगर उसको तुमने जेल में डाल दिया तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा और इंडिया का बड़ा नुकसान है। तो मतलब आपके यहाँ पे ये जो लेफ्ट विंग वाले, जिस जो इस्लामिस्ट हैं, जो रेडिकलाइज मुस्लिम्स हैं, वो पहली बात तो वो दंगे करें, वो इंडिया को तोड़ने की बातें करें, और फिर उनको डिफेंड करने ये आ जाते हैं लेफ्ट विंग वाले। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट है। अगर इंडिया ने इसको समझदारी से अगर आज टैकल नहीं किया तो ये कल को नासूर हो जाएगा, और ये ऐसा नासूर हो जाएगा जिसको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आप एक कश्मीर आपसे नहीं संभल रहा, इस देश में 15 नए कश्मीर बनेंगे। जी सर। सर, हम काफ़ी बार ये भी सुनते हैं कि जो ये आतंकवाद है, टेररिज़्म है और जो टेररिस्ट होते हैं, इसकी जड़ नॉन एजुकेशन है कि उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती ये या फ्रॉड फिर है उनके यार, पास जॉब्स नहीं ये है, फ्रॉड है, गरीबी है। ये फ्रॉड है। पहली बात देखो, जी सर। रेडिकलाइजेशन ना वो घर से शुरू होती है, रेडिकलाइजेशन बाहर नहीं शुरू होती। इक्का दुक्का केस होगा जहां पे पेरेंट्स को नहीं पता और बच्चा कहीं जाता है, कहीं किसी तंजीम के साथ जुड़ गया और वहां रेडिकलाइज हो गया। इट्स वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। रेडिकलाइजेशन घर में शुरू शुरू होता है। माँ जो अपने बच्चे को दरस देती है ना घर के अंदर, रेडिकलाइजेशन वहां से शुरू होता है। एंड वी मस्ट बी ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट कि हाँ ऐसा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसामा बिन लादेन कौन था भाई, उसका बाप सऊदी अरेबिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। ये जो मक्का मदीना के जो आप पूरे कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं ना, ये उसामा बिन लादेन के बाप ने बनवाए हैं, ठीक है? वो सबसे बड़ा सिविल कॉन्ट्रैक्टर था सऊदी अरेबिया का, पहली चीज। उसके पास और उसामा बिन लादेन खुद, उसकी जो अपब्रिंगिंग थी, उसामा बिन लादेन ने कभी छुट्टियां अमेरिका और यूरोप के नीचे नहीं मनाई बचपन से, जब से पैदा हुआ वो। तो वो ये सारी चीजें कि जवाहिरी जो सेकंड इन लाइन, जो सेकंड नंबर पे था अलकायदा, और उसामा के मरने के बाद चीफ बना अलकायदा का,
जवाहिरी वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ना कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं थे। आपके यहाँ पे ये वो कश्मीर में जो एक बंदा मारा गया अभी, टेररिस्ट, व्हाट वाज हिज, सम डार हिज नेम वाज, उसको आप देखें, वो पीएचडी स्कॉलर था, यहाँ पीएचडी की थी उसने यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो जी ये सर। सारी चीजें जो हमको अब ये एक पर्टिकुलर लेफ्ट विंग के लोग समझाते हैं ना कि ये गरीब होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। यार मुझे तो आज तक एक भी पंचर वाला जो है ना आतंकवादी नहीं मिला। ठीक है, जी सर। एक भी पंक्चर वाला आतंकवादी नहीं मिला। जितने भी आतंकवादी मिले हैं वो सारे पढ़े लिखे मिले हैं, अच्छे परिवार के मिले हैं, खाते पीते घरों के मिले हैं। चाहे वो आप डोमेस्टिकली देख लीजिए, चाहे आप ग्लोबली देख लीजिए। बिल्कुल। ठीक है, आईसिस में जो लड़ने गए थे, सबसे ज्यादा लोग कहां से गए? सबसे ज्यादा लोग वेस्ट से गए, अमेरिका से, यूरोप से, हम्म। ऑस्ट्रेलिया से। ये सारे के सारे वेस्ट में पैदा हुए थे, वेस्ट में पढ़े लिखे थे, वेस्ट में सब कुछ इनका वेस्ट में था। उसके बाद भी ये इतने रेडिकलाइज थे कि ये वो आईसिस के लिए लड़ने गए, और पता था कि हमने डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं, लेकिन गए। तो रेडिकलाइजेशन जो है ना वो घर से शुरू होता है, घर के किचन से शुरू होता है, घर के ड्राइंग रूम से शुरू होता है। जब आपके माँ बाप है, वो जो बातें कर रहे हैं, अगर उनके अंदर हेटरेड है तो बेटे के अंदर भी होगी, और वो हेटरेड रेडिकलाइजेशन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होनी है। हो सकता है कि यस। बाप ने पत्थर नहीं मारा, बेटा बेटा मार देगा, वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो ये दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्सेप्ट कि यार एजुकेशन का, फाइनेंस का, इन चीजों का रेडिकलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। रेडिकलाइजेशन जो है वो जो घर का माहौल है उसी से स्टार्ट होती है, और वही बंदा रेडिकलाइज होता है। सर अब थोड़ा अमेरिका की तरफ चलते हैं, और अभी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर जो बाइडेन वहां पर आए एज अ प्रेसिडेंट। और एकदम से इंडिया के जो लिबरल्स थे वो ऐसे खुश हो गए कि उनका कोई मसीहा आ गया है और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो इसके ऊपर सर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखो, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम्म। जो बाइडन आ जाए, मैं कहता हूं कि जो बाइडन को छोड़ दो, अमेरिका का प्रेसिडेंट तुम किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को बना दो, इस समय इंडिया के अगेंस्ट जो बाइडन ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, वो स्टेटमेंट देगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट भी नहीं देता था। वो उसका कहता था कि यार 370 हटाया, इंडिया का मसला है, हमें क्या लेना देना, इंडिया में क्या हो रहा है, शाहीन बाग में क्या हो रहा है, यार वो उससे हमारा क्या लेना देना है। तो डोनाल्ड ट्रंप वाज अ वेरी सॉर्टेड पर्सन। उसको ये था कि यार जिस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं, जिसमें मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना हो करो। जो बाइडन क्या है कि एक लेफ्ट विंग लॉबी है जिन्होंने जो बाइडन को जिताया है, तो उस लेफ्ट विंग लॉबी को केटर करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, जो बाइडन ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि वो एक स्टेटमेंट दे देगा। कोई इनके यहाँ पे दुनिया भर की एनजीओज है ऑन रिलीजियस फ्रीडम, दिस एंड दैट, वो उनसे कोई कोई रिपोर्ट आ जाएगी, बस इतना ही होगा, सारा कुछ नहीं होगा ऑन ग्राउंड। और बिकॉज चाइना कंटेनमेंट जो है वो अमेरिका को पता है बिना इंडिया के सपोर्ट के हो नहीं सकती, और इंडिया दुनिया की लौती कंट्री है आफ्टर यूएस जो विच कैन टेक ऑन चाइना। जो हमारा साइज है, जो हमारा मिलिट्री माइट है, इस और स्पेशली इस पूरे रीजन में, इंडिया के सिवा देर इज नो अदर कंट्री जो ये सपने में भी सोच सके कि भाई हाँ हम चाइना से भिड़ सकते हैं, चाइना से लड़ सकते हैं। ओनली इंडिया कैन डू दैट। तो अमेरिका को इस चीज पता है। एंड बाइडेन, देखिए अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिका में किसी एक इंडिविजुअल के चाहने से कुछ होता नहीं है। उनकी जो नेशनल पॉलिसीज है उनमें पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, उनके अपने दुनिया भर के उनके थिंक टैंक्स है, ये दीज ऑल पीपल हैव देयर से। और जिनका जो अपना पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ये सारी की सारी, इन ये जब सारे के सारे जब जुड़ते हैं और किसी एक चीज पे एग्री करते हैं, तब वो पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म होती है वो चीज। तो लेफ्ट विंग वालों को ठीक है, इनको ये बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं भाई सब कुछ हो जाएगा, जो बाइडन मसीहा बन के आया है और वो कश्मीर भी आजाद करा लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। वो भाई क्यों कहाँ से करा लेगा? इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया की कोई डिपेंडेंस नहीं है। इंडिया अमेरिका के ऊपर एड के लिए डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया अमेरिका के ऊपर कोई मिलिट्री सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। भाई आप नहीं दोगे, हम फ्रांस से खरीद लेंगे। ठीक है, ये सर। हमें कोई आपसे कोई एड नहीं चाहिए ना, हमें फ्री में दे रहे हो, पैसे दे के ले रहे हैं। तो तुम पैसे लेके तुम दे दो, नहीं तो कोई और दे देगा। तो क्या जो यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या अमेरिका से खराब है? ऐसा कुछ नहीं है। जो राफेल जेट्स हैं, वो राफेल जेट्स क्या अमेरिकन फाइटर जेट से जरा सा भी 19 है? बिल्कुल नहीं है। दे आर एट पार विद द अमेरिकन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया ने भी अपने पत्ते ओपन रखे हैं, और जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस खुले होते हैं।
और प्रॉब्लम ये उन कंट्रीज, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को होती हैं जो जिनकी डिपेंडेंस अपनी कोई सॉवरेंटी, ना इकोनॉमिक सॉवरेंटी है, ना कोई आइडियोलॉजिकल सॉवरेंटी है। आज आपने पैसा दे दिया तो आपके साथ है, अमेरिका ने दे दिया तो अमेरिका के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में जंग लड़ ली। आज चाइना पैसा दे दे रहा है तो उनके लिए बलूचिस्तान में अपने ही लोगों को मार रहे हैं। कल वो कोई और पैसा दे देगा तो उसके लिए, बस जब सऊदी अरेबिया पैसा देता था तो शियाओं के रैलियों पे पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ करते थे, हुआ करते थे। जी सर। तो ऐसा ऐसा कोई मुहर्रम नहीं बीता पाकिस्तान में जहां पे कम से कम दो चार तो शिया ना मरा हो। तो जब सऊदी अरेबिया से रिलेशन खराब हुए तो अब शिया भी सेफ हैं, वो अपना मुहर्रम भी मना ले रहे हैं, उनको कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा। तो देखिए ये सारी जो चीजें हैं ना, तो ये अमेरिका, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट चाइना। इंडिया के पास बहुत ऑप्शंस हैं। इंडिया भाई $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, आपके ऑप्शंस खुलते ही जाएंगे। And ये फिर एक टाइम, आज भी, इवन टुडे, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन प्रेसिडेंट है अमेरिका का, बिकॉज उसके स्टेट के जो इंटरेस्ट है वो इंडियन स्टेट के साथ अलाइंड है। जब ये चीज होती है तो आप कुछ नहीं कर पाते। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो टर्की ने भी लिया, इंडिया ने भी लिया, ठीक है। जी सर। टर्की के ऊपर सैंक्शन लग गए, इंडिया पे नहीं लगे। समझ रहे हैं आप? तो जब आप S-400 लेकर के अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, तो जो बाइडेन के आ जाने से और दुनियादारी करने से सब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी अपने जो इनका अपना वोट बैंक है ना लेफ्ट विंग वालों का, या जिनका जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट आता है, ये बस उनको खुश करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। और कुछ होना नहीं है, ये 4 साल में ऐसे ही निकल जाएंगे। जी सर। सर, चाबहार पोर्ट को काफी लोग कहते हैं कि इट वाज अ बैड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन साइड बिकॉज ऑफ ऑल दी सैंक्शंस व्हिच वर पुट ऑन ईरान। तो इसको आप क्या सही मानते हैं या फिर क्या चीजें चेंज होने वाली हैं फ्यूचर में? यार देखो, बात ये है ना कि ईरान इज अ कंट्री विच इज, यू नो, उसकी आदत है कि इट ऑलवेज ट्राइज टू पंच अबव इट्स वेट, ठीक है। वो जी सर। सऊदी अरेबिया से भी उनकी लड़ाई उन्होंने ले रखी है, उन्होंने यूएई से भी लड़ाई ले रखी है, अमेरिका से भी भिड़ रखे हैं, अफगानिस्तान में भी इंटरवीन करते हैं, मिडिल ईस्ट में आप चले जाओ, लेबनान से लेकर के दुनिया भर की जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, हर जगह उन्होंने अपने बंदे ये हिजबुल्ला को के थ्रू उन्होंने घुसाए हुए हैं। यमन में वो हुथी रिबल्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अमेरिका इज नॉट, ट्रम्प वाज नॉट टोटली रॉन्ग इन सैंक्शनिंग ईरान। हाँ, ये चीज है कि कहीं ना कहीं अमेरिका कुछ ज्यादा उसको पुश कर दिया। बट मैं अगर जो ईरान की जो हिस्ट्री है, जो खास तौर पे जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के जो बाद की जो उनकी जो गवर्नमेंट है, दीज गाइज आर ऑब्सेसिव ऑफेंडर्स यार। मतलब इनको ये, खैर ये बात अलग है, इनके पास ऑयल है तो बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम उनको होती नहीं है सैंक्शंस वगैरह से। और यूरोप में फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी है ईरान की वो शाह के टाइम की है। तो वो बड़े ही अच्छे, फॉरेन, उनका ऑफिस जो है बहुत ही शार्प है। तो वो कहीं ना कहीं से यूरोप में जा करके अपना सपोर्ट गार्नर कर लेते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। बट जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं जियो पॉलिटिकली, वो इस तरह की चीज है कि अब आपको क्या जरूरत है, आप वहां यमन में आप इंटरफेयर कर रहे हो, आप लेबनान में इंटरफेयर कर रहे हो, आप जहां जहां भी शिया पॉपुलेशन है, कुवैत में आप करते हो जा करके। तो जहां भी उनको शिया पॉपुलेशन मिलती है वहां हिजबुल्लाह अपने आप प्रकट हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो है। तो अमेरिका के सैंक्शन को हम 100% गलत नहीं कह सकते। हाँ, इंडिया के लिए थोड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारा जो ग्वादर पोर्ट की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थोड़ी स्लो हो गई है। और ईरान भी कोई इतना शरीफ मुल्क नहीं है। वो भी जब सैंक्शंस होते हैं तब वो इंडिया के पास आते हैं कि भाई आप जी करें काम, करें काम। और जैसे ही सैंक्शंस हटते हैं वो फिर रुकावटें डालना शुरू करते हैं ताकि प्रोलॉन्ग कर सके इस पूरे प्रोसेस को, ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच सके इंडिया से। तो ये जो सिचुएशन है ये इस तरीके की है। तो ये कहना कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया, मैं नहीं एग्री करता कंप्लीटली। लेकिन हाँ, इंडिया का कुछ नुकसान तो हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होना था अगर वो सैंक्शंस न होते तो। सर, इज अफगानिस्तान अ बेटर country or opportunity for India to invest rather than in Iran? यार अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहां पे आप क्या ह्यूमैनिटेरियन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप वो आप कर रहे हो, आप वहाँ स्कूल्स बना रहे हो, कॉलेजेस बना रहे हो। आपको अफगानिस्तान जाने के लिए आपको लैंड एक्सेस तो चाहिए ना, वो पाकिस्तान से तो मिलनी नहीं है। तो आपके पास ईरान ही एक रास्ता बचता है। तो कहीं ना कहीं अब लैंडलॉक्ड कंट्री यार, उसमें कुछ ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता।
और अफगानिस्तान तो जब तक ठीक है, अमेरिका है वहां पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, अमेरिका नहीं होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई वहां पे तो फिर वही सिविल वॉर, फिर अफगान वर्सेस अफगान, तालिबान जो है, जो नेशनल गवर्नमेंट है उससे लड़ेगा, जो अफगानिस्तान आर्मी है, और फिर वही 90s वाला पूरा सीन हो जाएगा। तो यार इतनी डिस्टेबलाइज कंट्री में, इतनी लड़ाई झगड़े वाली कंट्री में कौन कंट्री इन्वेस्ट करती है? मतलब अगर आप फाइनेंशियल अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसी कंट्री में क्या करोगे इन्वेस्ट करके जो कि स्टेबल ही नहीं है। जी सर। सर हमने काफी टाइम पास में देखा है कि चाइना जो हम रेजोल्यूशंस लेके आते हैं यूएन में, उन पर अपना वीटो लगा देता है और अपनी परमानेंट सीट का यूज करता है, जो कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमने ही वो सीट उनको दी थी। बिल्कुल। हमने कह लो या फिर हमारे पूर्वजों ने। नेहरू तो जी ने। नेहरू जी ने। तो उसको सर हम कैसे सुधार सकते हैं, अपनी उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं सर आगे चल के? नहीं सुधार सकते यार, अब अपना इकोनॉमिक, अब वो एक ब्लंडर हो गया, हिस्टोरिक ब्लंडर। अब इमेजिन कर लो अगर इंडिया वहां पे होता और चाइना कोशिश कर रहा था, तो इंडिया भी आज अलाउ नहीं करता कि चाइना वहां पे एंटर कर सके। जिन जी बॉडीज सर। में इंडिया घुस जाता है, इंडिया वहां पे पाकिस्तान को आने देता है? नहीं आने देता ना, नहीं एंटर करने देता। तो वो तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप अपना ग्लोबल माइट आप इतना बढ़ाएं, आप अपनी इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा करें कि मजबूरी हो जाए उस बॉडी की कि भाई उनको आपको इंक्लूड करना ही पड़े, बिकॉज फिर दे कांट सर्वाइव विदाउट कंट्री लाइक इंडिया। कि भाई हाँ, आप $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आपके पास 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, और अगर आपको परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इवन यूनाइटेड नेशंस विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई दैट। ठीक है। एंड यू विल हैव अ बॉडी। अब मैं एक चीज ये बताऊं ना कि यूनाइटेड नेशंस को लेकर के हमारे यहाँ थोड़ा ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर आप देखें तो वो क्या करता है भाई, आप टेररिस्ट किसी को आप लिस्ट कराना चाहते हो, आप वहां लेके जाते हो, वो वहां उसको वीटो कर देता है जी सर। सिक्योरिटी काउंसिल तो और अगर आपके पास भी तो वीटो करने वाले मेंबर्स है ना, फ्रांस है आपके पास, अमेरिका इज हाईली अनरिलायबल, फिर भी ठीक है, अमेरिका भी है, रशिया है। रशिया। ठीक है। तो और हाल के दिनों में तो फ्रांस ने ज्यादा वीटोज यूज किए हैं आपके लिए। तो जी सर। हाँ, और जिस हिसाब से हम अपने इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं फ्रांस के साथ, और हमने रिलेशनशिप्स हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो रहेगा यार, वो दिस रिलेशनशिप विल ग्रो। और यू हैव अ वीटो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही है। अगर चाइना है तो चाइना को बैलेंस करने के लिए आपके पास हाँ वीटो है, थोड़ा लाइट कंपैरिजन है ये। बट आई थिंक कि स्लोली एंड स्टडीली द वे यू विल ग्रो, वो अपने आप हो जाएगा। सर अब हम थोड़े अपनी जो ऑडियंस है उनके कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, और वो मैं पूछना चाहूंगा। तो कल्पना शर्मा पूछ रही है कि व्हाट वुड यू से अबाउट खालिस्तान एंड व्हाई डू यू थिंक कनाडा इज ओपनली सपोर्टिंग इट राइट नाउ? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंडिया कनाडा रिलेशंस आफ्टर दिस? यार देखो, बात ये है कि कनाडा की जो ट्रूडो गवर्नमेंट है, दीज गाइस आर प्लेइंग विद फायर। ठीक है। जो सिख एक्सट्रीमिज्म है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो अगर, तो कनिष्का बॉम्बिंग सबको याद है। ठीक है। तो जी व्हाट दिस कैन लीड टू, दिस ट्रूडो इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज कि लोगों को लगता है कि कि ऑल दीज सिख्स लिविंग इन कनाडा दे ऑल आर खालिस्तानी, ऐसा नहीं है। द मेजोरिटी ऑफ सिख्स लिविंग इन कनाडा डोंट सपोर्ट खालिस्तान। ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो खालिस्तानीज हैं, ये बदमाश टाइप के लोग हैं, इन्होंने कब्जे किए हुए हैं गुरुद्वारों पे। तो इस वजह से लोग कुछ बोलते नहीं है, पीपल डोंट अपोज देम ओपनली, क्योंकि फिर ये मारपीट करते हैं। जी एंड सर। या जो बंदा अपने देश के बाहर रह रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो क्यों मारपीट करने जाएगा? उसकी अपनी फैमिली है, उसकी अपनी एक लाइफ है, तो सो दे डोंट मेस अराउंड विद दीस गाइस। और प्योरली दीज गाइस आर प्योरली रोग एलिमेंट्स, मतलब लिटरली गाली गलौज करना, आपके घर के खिलाफ बाहर खड़े हो जाएंगे, आप माइक लेकर के आपको गालियां देंगे, आप नारेबाजियां करेंगे, तो नो बडी ट्राई वांट्स की यार मैं हम के साथ क्यों हमें उलझना है, छोड़ो जो कर रहे जी करने। सर। तो ये एक चीज है। अगर आप देखें तो इवन अमेरिका में भी, और देखिए वेस्ट में क्या है कि देखिए खालिस्तान का सपोर्ट वेस्ट में थोड़ा इसलिए ना, बिकॉज आज से 25 साल पहले, जब ये 79 के बाद जब ये पूरा मुद्दा आया, तो जो रिपब्लिकन सेनेटर्स थे, जो रिपब्लिकन्स थे अमेरिका में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया खालिस्तान को, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट किया है। और उस
तो इनके पास वो पुराना सपोर्ट मिला आ रहा है, तो इनका एक स्ट्रक्चर बन गया है। तो हुँ, अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, यू नो, द पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर सकती है, जस्टिन ट्रूडो कैन सपोर्ट, बट कनाडा को भी पता है कि इंडिया, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो या इस तरह की चीजें हो, वो लेता है कनाडा से। अगर इंडिया मना कर देता है, नहीं भाई हम आपसे नहीं लेंगे, हम कहीं और से लेंगे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है कनाडा को। तो वो, जो ट्रूडो ट्राइज टू प्ले बोथ साइड्स, उसको लगता है ठीक है चलो डोमेस्टिकली इनको भी थोड़ा खुश कर दो, एक स्टेटमेंट दे दो, और फिर जाकर के इंडियन गवर्नमेंट से बिहाइंड द कर्टन आप माफी मांग लो कि भाई मेरी पॉलिटिकल मजबूरी है, आप समझो। एंड ट्राई टू, ही ट्राइज टू मैनेज एवरीथिंग बिकॉज ही कांट डील विद इट। जब आप चीजों के साथ डील नहीं कर पाते तो आप उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो मैनेज कर रहे हैं। अब वो, हाँ अगर वो उसको एक लिमिट से ज्यादा पुश करते हैं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट के पास भी अपने स्ट्रिंग्स हैं, वो पुल करेंगे फिर। जी सर। राजीव तिवारी पूछ रहे हैं कि सर व्हाट आर योर व्यूज ऑन इंडिया चाइना रिलेशनशिप आफ्टर कोविड? इंडिया चाइना रिलेशनशिप आफ्टर कोई, तो पहली बात तो अभी तो ये जो पूरा बॉर्डर का जो ये चल रहा है, ये तो है ही है। सो अंटिल अनलेस कि ये रिजॉल्व होता है, आई डोंट थिंक कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन होगी। एंड इंडिया हैज मेड इट्स माइंड, इंडिया इज नाउ ओपनली सीइंग चाइना एज अ थ्रेट एट अ स्टेट लेवल। और सीडीएस ने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं सिर्फ उतना ही बोल के कंक्लूड कर दूंगा कि इफ थिंग्स डोंट गो बैक ऑन द स्टेटस को, तो वॉर इज ऑलवेज ऑन ऑप्शन एंड वी आर रेडी फॉर इट। जी सर। Now Gaurav asks, has there been China's influence in India-Nepal relationship? If yes, what type of influence? भाई चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बहुत है। जो कम्युनिस्ट जो उनकी एम्बेसडर हैं वहाँ पे, वो नेपाल में उन्होंने वो पॉलिटिकल मीटिंग्स करती हैं वहाँ की, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसके साथ। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनमें ऑफिसर कौन कौन होंगे, मिनिस्टर कौन बनेगा, यहाँ तक का उनका इन्फ्लुएंस हो गया था। बट अभी जैसा आपको पता होगा कि प्रचंड ने जो है वो पार्टी तोड़ दी है, और वो पार्टी अब दो हिस्सों में डिवाइड फिर से हो गई। जो कि जिनको मर्ज कराया था चाइना ने, और उनको मर्ज करा करके दोनों को सेटल करा करके और एक साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए थे। तो इंडिया, अब इंडिया ने कराया होगा, आई डोंट नो। तो अगर इंडिया ने कराया होगा तो बहुत अच्छा ये डेवलपमेंट है। इंडिया इज, एंड जो एजेंसीज हैं आपकी कंट्री की ना, दे विल नेवर अलाउ कि आपके बैकयार्ड में आकर के चाइना बैठे और वहां जी पे सर। वो ये इस तरह के पॉलिटिकल इतना पावरफुल हो जाए। तो इंडिया विल आल्सो नॉट अलाउ दिस यार। और नेपाल में तो इंडियन एजेंसीज ने बहुत इन्वेस्ट करा है पिछले 70 सालों में। एंड सर रिसेंटली हमने देखा कि वहां पर कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि मोनार्की को वापस लेके आओ, और वो सब चीजें हम्म, भी हम अभी देख रहे हैं। पता नहीं कौन करवा रहा है यार। Sonia Patel asks, sir, Western media shapes public opinion about India in foreign countries, but India is largely shown in a bad light only. How do we change this situation? नहीं एक्चुअली पता ये मसला सिर्फ इंडिया का नहीं है। एक्चुअली मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है ना, वो भी इस चीज से बहुत परेशान है। एंड दे हैव सेड दिस, लॉट ऑफ मोनार्क्स और जो शेख्स हैं उन्होंने ये कमेंट किए हैं पास्ट में, और उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत वार्न किया है। एंड दे हैव बीन सेइंग कि ये जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, दीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैव बिकम अ हब ऑफ ऑल दीज कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट। कहता है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है, यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं, लेफ्ट लीनिंग है या इस्लामिस्ट हैं। तो आप मतलब जस्ट इमेजिन कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कंप्लेन कर रही हैं कि भाई आपके यहाँ से रेडिकलाइज लोग निकल रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग के हो चाहे वो इस्लामिस्ट हो। तो आप इस पे कंट्रोल कीजिए। सो दिस इज समथिंग। अब क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ तो खुद ही इस चीज को इतना बात है कि भाई अगर ये हार्वर्ड से पढ़ के आए तो भाई इनको तो लोग सर पे बिठा लेते हैं। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, इनको सर पे बिठा लो। आपके Yes, यहाँ आपको अपनी एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है। सुंदर पिचाई इंडिया से पढ़ करके अमेरिका जा करके गूगल चला सकता है, yes, ठीक sir. है। लेकिन सुंदर पिचाई अगर इंडिया में पढ़ करके इंडिया में काम करना चाहता है तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। तो आप जब खुद अपने आप अपने कल्चर अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अब जब आप उनको तरजीह नहीं देते वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर, तो फिर यही नतीजा होगा। ये जितने भी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश के इंडिया में,
आप जरा पता करिए कि इसमें कितने जर्नलिस्ट हैं जो कि इंडियन, मतलब शायद अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली होगी तो बहुत बड़ी बात है, वरना उनका सबका पीजी और डॉक्टरेट सब बाहर से है, ऑक्सफोर्ड और अमेरिका से। तो हमारे यहाँ तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है ना कि भाई ये बाहर से पढ़ के आए हैं। यार बाहर से पढ़ के आए इसका क्या मतलब होता है? तो आप उसको सर पे बिठा लेते हैं, तो उसका नतीजा है ये। तो आप कैसे काउंटर करेंगे? आप यही तरीका है कि भाई जैसे आपने एक इंडिया वेक सब खोला है, आप इस प्लेटफॉर्म को आप और बड़ा बनाएं, आप इसको इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स खोलें, आप इनके प्रोपेगेंडा को, इनके नैरेटिव को काउंटर करें। यही एक तरीका है, और दूसरा कोई तरीका नहीं। आप उनको मार तो नहीं सकते ना। Yes, sir, exactly. And thank you, sir. And we are trying our best. And English को sir not as a language but as a status देखा जाता है आजकल हम्म। इंडिया में. यार लोग, एक बंदा है वो तमिल बहुत अच्छी बोलता है, हम्म, जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज अच्छी बोलता है। यार इंग्लिश नहीं आती, इसको नहीं आती, क्या फर्क पड़ता है? उसको अपनी जबान तो आती है ना। उसको तो शर्मिंदा तब होना चाहिए जब उसको अपनी जबान ना आती हो, उसे अपनी भाषा Yes, बोलनी ना आती हो। बाकी उसके साथ में वो कितनी भाषाएं बोल रहा है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ पे तो इंग्लिश बोलना, भाई जैसे एक लैंग्वेज है हिंदी, वैसे एक लैंग्वेज इंग्लिश है। yes. लेकिन अब उसको एक स्टेटस, फिल्म्स के जरिए, गानों के जरिए उसको इस तरह से प्रोपेगेट किया गया है कि अगर आप आप लोगों को शर्मिंदा कराते हैं अगर उसको अंग्रेजी नहीं बोलने आती तो। सर एट लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई थिंक ये आज की स्ट्रीम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है. पाकिस्तानीज कॉल यू अ